गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए यदि ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी क्लियर है। क्लियर है सर। रेज द हैंड ऑल द स्टूडेंट्स। यस सर। ओके बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, और आपको ये बताया था कि जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर होता है। और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक रन करती है। ये एक लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्यूब है जिसमें कई सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन डाइजेस्टिव ग्लैंड से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स एंड म्यूकस रिलीज होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। अच्छा बच्चों, जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है 6 मीटर होती है, और इनकी जो डायमीटर है वो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होता है। अच्छा बच्चों, जो कंप्लीट हमने पेंक्रियाज तक और लीवर तक समझ लिया था। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है जो फूड में मिक्स होके फूड में प्रेजेंट जो ऑयल है, जो फैट है, घी है, तेल है, उसको सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है जिससे उनका डाइजेशन इजी हो जाए। तो बच्चों, जो बाइल जूस है वो फैट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे जो डाइजेशन है वो इजीली हो जाए फैट का। अच्छा, इसके अलावा जो पेनक्रियाज हैं उनके भी कई सारे एंजाइम्स हैं जो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टमक में थोड़ा डाइजेशन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में पेनक्रियाज के जो एंजाइम है और डाइजेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। और जो फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, जो लॉन्ग चेन्स थी कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की, वो एकदम मोनोमर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, गैलेक्टोज में, और जो प्रोटीन्स है वो एमिनो एसिड्स में, जो फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में, और जो डीएनए आरएनए सबसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजनस बेस में, राइबोस शुगर में, डीऑक्सीराइबोस शुगर में, और फॉस्फेट ग्रुप्स में। तो बच्चों, जो फूड के मेन कंपोनेंट है उनका कंप्लीट डाइजेशन हम देख लेते हैं। बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है उसे हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। तो उनके अंदर जो सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज जो शुगर है इसको कन्वर्ट करता है इनकी मोनोमर यूनिट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। बच्चों, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो ये कंप्लीटली मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। इसी तरीके से जो माल्टोज है ये माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो बच्चों लैक्टोज शुगर है, जो लैक्टोज शुगर है ये लैक्टेज एंजाइम के द्वारा, जो लैक्टोज शुगर है ये लैक्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हो गई बच्चों जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, उनकी सबसे सिंपलर यूनिट्स। इसके बाद में बात करते हैं हम प्रोटीन की। बच्चों, जो प्रोटीन जो है स्टमक से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर पेनक्रियाज के भी कुछ एंजाइम उनको डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद में जब पेप्टाइड्स जो हैं, जो पेप्टाइड्स हैं वो पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा, पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड्स में। इसी तरीके से बच्चों, जो फैट है वो अपने सबसे सिंपल फॉर्म में लाइपेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड्स में प्लस ग्लिसरॉल में। तो बच्चों, ये सबसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपलर फॉर्म है फूड कंपोनेंट्स की। अब ये इनका कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है वो कई जगह से फिंगर लाइक
प्रोजेक्शंस के रूप में एमर्ज होती है और जिन्हें हम विलाई कहते हैं, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। इन बच्चों ये विलाई की स्ट्रक्चर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं और इनके अंडर द एपिथेलियम जो है आर्टरीज पाई जाती हैं एंड वेन्स पाई जाती हैं और लैक्टियल्स जो लिम्फ वेसल है लैक्टियल्स पाई जाती है। तो बच्चों विलाई के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में घुल जाते हैं और ब्लड के द्वारा फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो सप्लाई होते हैं। इसी तरीके से जो फैट वाला पोर्शन है वो लैक्टियल्स, ये बच्चों लैक्टियल्स है, इनमें चला जाता है तो लिम्फ में सॉल्युबल होके फिर लिम्फ के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं ये फूड कंपोनेंट और फिर इनका एसिमिलेशन होता है। इन सिंपल फूड कंपोनेंट से वापस से जो कॉम्प्लेक्स और लार्ज जो मॉलिक्यूल्स है वो बनते हैं जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से जो है एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है। तो ये तो था बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लेंथ में कम होती है, 1.5 मीटर से 1.8 मीटर होती है, लेकिन इनका जो डायमीटर है वो 4 से 5 सेंटीमीटर के करीब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा खुचा जो वेस्ट है वो चला जाता है और उस वेस्ट में से और एब्जॉर्प्शन होता है यदि उसमें पानी प्रेजेंट है, यदि उनमें और मिनरल्स रह गए हैं, यदि उनमें और आयंस रह गए हैं तो उनका और एब्जॉर्प्शन हो जाता है और म्यूकस रिलीज होता है। तो उससे जो वेस्ट है वो एकदम गाढ़ा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, जिसे हम फीकल मैटर कहते हैं और ये फीकल मैटर मूव करता हुआ आ जाता है रेक्टम के अंदर। बच्चों रेक्टम के अंदर जो है वहां से जो सेंसरी जो न्यूरॉन वो इंपल्सेस को ब्रेन में ले जाती हैं और ब्रेन वापस ऑर्डर इंपल्स सेंड करता है जिससे एनस के स्फिंक्टर ओपन हो जाते हैं और जो मल है, जो फीकल मैटर है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें हम इकोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। ध्यान से सुनिए, इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि विटामिन बी बनाते हैं, जो कि विटामिन बी को प्रोड्यूस करवाते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो बच्चों मैं समझता हूं कि आपको जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो समझ में आया और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो भी समझ में आया है आपको। यदि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज द हैंड। बच्चों कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लीक से हटके ज्यादा बात करते हैं, टॉपिक जो चल रहा है वो उनको सुनना है नहीं, उनसे रिलेटेड वो पूछते नहीं है लेकिन वो कोई और टॉपिक ले जाते हैं। ऐसा ना करें आप, सारे टॉपिक क्लियर होंगे वन बाय वन करके, लेकिन जो करंट टॉपिक है आप उसको पहले अच्छे से समझें और वो चीज अगर कोई डाउट है तो पूछें आप। तो फटाफट हैंड रेज कीजिए यदि आपको कोई यहाँ तक प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ गुड हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए बताइए बेटा क्या प्रॉब्लम है। सर लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन बी का प्रोडक्शन क्यों होता है? मतलब वो क्या यूज आता है ये वहां जो पर? इकोलाई, हाँ बेटा जो इकोलाई बैक्टीरिया है ना वो एक तरीके से मैं ऐसे कहूँ कि वो सिम्बायोटिक रोल प्ले करते हैं या सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो इन बैक्टीरिया के द्वारा जो है विटामिन बी का प्रोडक्शन हो जाता है और बदले में विटामिन बी हमारे लिए बेनिफिशियल है, बदले में इकोलाई को वहां रहने की जगह मिल जाती है, वहां से न्यूट्रिशन मिल जाता है। आगे बात समझ में? हेलो, और कोई? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट होता है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन पूरा हमने समझ लिया है, मैकेनिज्म। अब बात करते हैं बच्चों हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। बच्चों रेस्पिरेशन क्या है? बच्चों रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सेलुलर लेवल पर पाया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, the food gets breaks down and energy forms in the form of ATP, in the form of NADPH। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है
एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और ये सेलुलर लेवल पर पाया जाता है। इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है और फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एटीपी के फॉर्म में एंड एनएडीपीएच के फॉर्म में। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन के थ्रू भी समझते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों रेस्पिरेशन। बच्चों रेस्पिरेशन की मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूं C6H12O6 प्लस 6O2 एंड एंजाइम्स के द्वारा ये कन्वर्ट हो जाता है 6CO2 में प्लस 6H2O में एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है 686 किलो कैलोरी और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इस तरीके से जो है रेस्पिरेशन की इक्वेशन पाई जाती है। ग्लूकोज प्लस 6O2 6CO2 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, साथ में 686 किलो कैलोरी एनर्जी या 38 एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। बच्चों हम बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन के अलग अलग मीडियम में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, सिंपल ऑर्गेनिजम्स की। बच्चों जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा है, तो इनके अंदर सेल सरफेस से सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन के द्वारा इनके सराउंडिंग एरिया से सराउंडिंग मीडियम से गैस जो है अंदर एंटर चल कर जाती है और जो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो गैस रिलीज होती है वो वापस डिफ्यूजन के द्वारा सराउंडिंग एरिया में रिलीज हो जाती है। इसके अलावा बच्चों मैं अगर पोरीफेरेंस की बात करूं, स्पंजेस की बात करूं, ये सबसे सिंपल एनिमल हैं। ये पानी में पाए जाते हैं और वाटर इनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। तो जब पानी इनकी बॉडी में एंटर करता है तो पानी के अंदर सॉल्युबल जो ऑक्सीजन गैस है वो इनकी बॉडी में चली जाती है। इसी तरीके से बच्चों जो सिलेंट्रेट्स हैं, प्लेटी हेलमिंथीज हैं, एसके हेलमिंथीज हैं, इनके अंदर बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा जो गैसेज हैं वो बॉडी के अंदर एंटर करती है। इसके अलावा जो कॉकरोचेज हैं उनमें ट्रेकिया पाए जाते हैं। एनेलिड्स जो अर्थवर्म्स हैं उनमें भी डिफ्यूजन की हेल्प के द्वारा, तो इस तरीके से चलता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले बात करते हैं हम फिशेस की, यानी कि फिश की। बच्चों फिश के अंदर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है या गिल रेस्पिरेशन कहते हैं इसे हम। बच्चों फिशेस के अंदर गिल्स पाए जाते हैं और पानी के अंदर सॉल्युबल जो ऑक्सीजन है वो पहले माउथ के द्वारा गिल्स तक जाती है और गिल्स तक ब्लड आता है बॉडी से और हार्ट के द्वारा, और जो गिल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो फिर ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और ब्लड में जो CO2 है वो गिल्स में आके गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर रिलीज कर दी जाती है। अब ब्लड में जो ऑक्सीजन सॉल्युबल हो गई है वो ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक सप्लाई होती है और बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज से जो मछलियों में, फिशेस में जो CO2 रिलीज होती है वो वापस ब्लड में सॉल्युबल होके ब्लड के द्वारा पहले हार्ट में आती है, फिर हार्ट से फिर वो वापस ब्लड जो है गिल्स तक जाता है। तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों सबसे जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लंग्स पाए जाते हैं। हम ह्यूमन बीइंग भी इन्हीं में आते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में। तो हमारे अंदर लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं और लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारे नोज के द्वारा, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा एयर अंदर इनहेल होती है, अंदर फेरिंक्स में, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से हमारे लंग्स की अल्वियोलिस तक। अल्वियोलिस जो है बच्चों रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का साइट है। तो अल्वियोलिस के साथ में ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को लगातार लाती हैं। तो अल्वियोलिस से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में चली जाती हैं और ब्लड कैपिलरीज के ब्लड से जो CO2 रिलीज होती है वो अल्वियोलिस में आती है और वापस से वही पाथवे फॉलो करते हुए
हमारे नॉस्ट्रिल्स के द्वारा एक्सहेल कर दी जाती है। तो ये था बच्चों पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज रेज द हैंड। प्लीज रेज द हैंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, sir. हार्दिक कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अच्छा हूँ सर। हाँ बेटा बताइए। हाँ सर बताइए एक बार बताइए। वो सीक्वेंस रिपीट कर दो सर, जैसे एयर जाती है और वापस बाहर आती है सर, वो वाली। पल्मोनरी, हाँ हार्दिक, हार्दिक जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो हम ह्यूमन रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, तो उसमें पाथवे कम से कम 2 से 3 बार दोबारा समझाया जाएगा, तब वो और एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी जस्ट इसी को ही समझा रहा हूँ मैं, सभी बच्चों को एक साथ समझ में आएगा। ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट हु हैव एनी प्रॉब्लम? हाँ कपिल, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बताइए। सर मेरा एक डाउट है कि सर ये ब्रोंकियोल्स वाला एक बार आप वापस रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ एक्चुअल में कपिल, मैंने जो हार्दिक को कहा वही आपको कहूंगा। ये टॉपिक मैं शुरू कर ही रहा हूँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें सारी कहानी क्लियर होगी। ठीक है बेटा, अभी बच्चों सबको एक साथ बता देता हूँ मैं। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। दिस इज द स्केच ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों पहले इनके डिफरेंट पार्ट्स को समझ लेते हैं। बच्चों ये हमारे जो माउथ के अपर लिप्स के जस्ट ऊपर जो 2 छेद हैं, इन्हें हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, जो अंदर रन करते हैं हमारी नेजल चैम्बर में, नेजल कैविटीज में। बच्चों जो नेजल चैम्बर या नेजल कैविटीज है, उनके एंटीरियर पार्ट में हेयर पाए जाते हैं, और उनका जो पोस्टीरियर पार्ट है उनमें चिपचिपी एपिथेलियम होती है, जिससे म्यूकस सराउंडिंग एपिथेलियम होती है, वो सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है। बच्चों जो नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी है वो ओपन होती है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के द्वारा फेरिंग्स के अंदर, इसे हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। नेजोफेरिंग्स फिर आगे रन करता है ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया का जो ओपनिंग है बच्चों, इसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों ये लैरिंग्स हैं, और ये लैरिंग्स वोकल कॉर्ड्स हैं, इनमें 2 वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, जो लैरिंग्स है वो हमारे गर्दन यहाँ नजर आती है। जो लैरिंग्स है वो प्रोट्यूबरेंस के रूप में नजर आती है, इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। और जो दुबले और लंबे लोग हैं उनमें क्लियरली ये विजिबल होती है, इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। बच्चों जो लैरिंग्स है इनमें 2 वोकल कॉर्ड है, इनके बीच से जब एयर पास होती है तो फिर स्पीच होता है, तब आवाज प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड के प्रोडक्शन में लैरिंग्स, हमारा पैलेट जो है अंदर का, हमारी जो लिप्स हैं, ये सब अपना रोल प्ले करते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम ट्रेकिया। बच्चों जो ट्रेकिया है ये रेस्पिरेटरी ट्यूब है, इसकी जो लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और ये भी बच्चों इनकी जो इनर लाइनिंग है, यहाँ सीलिया पाए जाते हैं, और इनमें म्यूकस का भी रिलीज होता है। इसके अलावा बच्चों इनमें कार्टिलेज की सेमी सर्कुलर रिंग्स होती हैं। ये देखिए बच्चों, सी शेप्ड, दीज आर द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस सेमी सर्कुलर रिंग, जो कि ट्रेकिया को, बच्चों लिसन केयरफुली, कि जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इनमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। अब यहां से बच्चों ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हो रहा है और ये बना रहा है ब्रोंकाई। बच्चों सिंगुलर टर्म होती है ब्रोंकस, तो ये राइट ब्रोंकस है एंड दिस इज द लेफ्ट ब्रोंकस, और ये एंटर कर रहे हैं दोनों साइड के, दोनों लंग्स के अंदर। ये बच्चों लंग्स हैं, ठीक है बच्चों, तो ये राइट ब्रोंकस है और ये लेफ्ट ब्रोंकस है, ये एंटर हो रहे हैं लंग्स के अंदर। ये बच्चों लंग्स हैं, और लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद में जो ब्रोंकस है ये और ब्रांच्ड हो जाता है। तो ब्रोंकस की जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ध्यान से सुनिए, ब्रोंकस जब और ब्रांच्ड हो जाता है तो इन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और ये ब्रोंकियोल्स पहुंचती है आल्वियोलीज तक। ये आल्वियोलीज लंग्स के अंदर एयर सैक्स हैं, और इनके साथ में एडहेज होती है ब्लड कैपिलरीज। बच्चों अब बात करते हैं हम लंग्स की। बच्चों ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। बच्चों जो लंग्स हैं ये मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, ये पिंकिश होते हैं, और ये सराउंडेड होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा? प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं लंग्स।
और इनके अंदर जो है प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। इसके अलावा बच्चों जो राइट लंग है इनमें 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं या 3 लोब होते हैं। इनमें बच्चों 2 फीसर पाई जाती है, ये ट्रांसवर्स फीसर है एंड दिस इज द ऑब्लिक फीसर। इनके कारण से ये अपर लोब है, ये मिड लोब है और ये लोअर लोब है। तो बच्चों यहाँ 3 लोब्स हैं, जबकि जो लेफ्ट लंग है उनमें एक ही फीसर है जो कि ट्रांसवर्स फीसर है और इनमें अपर और लोअर 2 ही लोब पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, जो लंग्स हैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ना ही रिलैक्स होते हैं, लंग्स जो हैं एज इट इज ही रहते हैं। लंग्स के जस्ट नीचे बच्चों एक मस्कुलर पार्टीशन है, दिस इज द डायफ्राम, जो कि रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं बच्चों रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म की। बच्चों जो डायफ्राम है ये भी जो क्या करता है, डिवाइड करता है एब्डोमिनल पार्ट को और थोरेसिक कैविटी को, क्योंकि थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स हैं और एब्डोमिनल पार्ट इससे सेपरेट हो जाता है डायफ्राम के द्वारा। अब बात करते हैं बच्चों के रेस्पिरेशन कैसे पॉसिबल होता है। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इसमें थोड़ा फर्क है। रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर होता है, इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, जबकि ब्रीथिंग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो बच्चों ये एक फिजिकल मैकेनिज्म है जो कि आगे हम समझेंगे। बच्चों सबसे पहले जब हम इनहेलेशन करते हैं तो जो एयर है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के द्वारा हमारे नेजल चैम्बर में एंटर करती है। तो जैसे ही नेजल चैम्बर में एंटर करती है तो सबसे पहले जो नेजल हेयर है वो उसको फिल्टर कर देते हैं। फिर जब एयर आगे बढ़ती है तो एयर में प्रेजेंट जो डस्ट है वो हमारी जो एपिथेलियम है, नेजल एपिथेलियम है, वहां पर चिपक जाती है और जो एयर है वो वार्म हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर पर वार्म हो जाती है। अब ये जो वार्म और मॉइस्ट एयर है ये आती है नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स से फिर आती है ग्लोटिस, फिर लैरिंक्स में और फिर आगे ट्रेकिया के अंदर मूव करती है। अच्छा, जो ट्रेकिया के अंदर भी जो म्यूकस है उसके द्वारा भी और जो डस्ट है वो वहां चिपक जाते हैं और जो सीलिया है उनके मूवमेंट के द्वारा ये बाहर की ओर रिमूव किए जाते हैं। नीट एंड क्लीन जो एयर है वो आती है ब्रोंकस के अंदर, दोनों ब्रोंकाई के अंदर आ जाती है, फिर यहां से आती है ब्रोंकियोल्स के अंदर और ब्रोंकियोल से फिर एयर आती है, जो ऑक्सीजन है वो आ जाती है आल्वियोलिस के अंदर। अब बच्चों जो बाहर से जो एयर आई है, जो ऑक्सीजन आई है, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। इसी कारण से जो ऑक्सीजन है वो आल्वियोलिस से उसके साथ में अटैच जो ब्लड कैपिलरीज है उनके ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। ऑक्सीजन के डिफ्यूज होने पर क्या होता है कि वहां से CO2 रिलीज हो जाती है, वो CO2 वापस आ जाती है आल्वियोलिस में, आल्वियोलिस से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंक्स, लैरिंक्स से नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और फिर बॉडी से बाहर रिलीज कर दी जाती है। तो बच्चों आप दोनों ने, जो कपिल और हार्दिक ने जो दोनों ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ आ गया है कि इनहेलेशन के दौरान जो पाथ है वो क्या है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड आल्वियोलिस। तो ये है पाथवे इनहेलेशन का। और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा, इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा, आल्वियोलिस, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, नेजल चैम्बर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो ये है बच्चों पाथवे। अब बच्चों कुछ और मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव बता देता हूं आपको कि जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है ब्लड में 97% ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाती है एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। और जो 3% ऑक्सीजन है वो ब्लड में घुल जाती है, सॉल्युबल हो जाती है और ब्लड प्लाज्मा के अंदर और सॉल्युबल फॉर्म में सप्लाई होती है पूरी बॉडी में। अब ये बच्चों कॉम्पिटिटिव पार्ट था, जो बच्चे डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसको समझ सकते हैं और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें तो NCERT जितना ही करना है तो वो जो पहले जितना समझाया वो सफिशिएंट है। अब बात करते हैं CO2 की। बच्चों जो CO2 है इसमें जो 23% है,
जो 23% है वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, 23% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होती है जब वो सेल से या टिश्यूज से रिलीज होती है, तो ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में सप्लाई होती है। 70% CO2 ब्लड में बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन बना के उस फॉर्म में सप्लाई होती है लंग्स तक, और जो 7% जो CO2 है वो प्लाज्मा में घुल जाती है और घुली हुई फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में सप्लाई होती है लंग्स तक। यहाँ आके जितनी भी तीनों फॉर्म है वो CO2 रिलीज करती हैं और ये CO2 बाहर एक्सहेलेशन के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं, ये थोड़ा और डिटेल हो जाएगा कि सोचने वाली बात यह है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमारे लंग्स के द्वारा पॉसिबल नहीं होता है, ये पॉसिबल होता है हमारी पसलियों के द्वारा, हमारी रिप्स के द्वारा। रिप्स में जो मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, उनके द्वारा, और हमारे डायफ्राम के द्वारा। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। काफी बच्चे अपने पास अपने क्लास में ऐसे हैं जो कि काफी डिटेल समझना चाहते हैं। ये समझाने से पहले अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज रेज द हैंड। एनीबॉडी एल्स? हेलो। हेलो सर। हाँ नमस्ते बेटा, कपिल है क्या? हाँ कपिल बोलो। हाँ सर। ये सर क्या ये बात है, ये फिशर्स तुम? का। हाँ हाँ सर, हाँ बोलिए। कि सर फिशर्स का क्या काम होता है? अरे भाई साहब, हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। फीसर का कोई काम नहीं है, ये एक पार्टीशन है, ऐसे समझ लो, जो लंग्स सर को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। आगे बात समझ में सर आई? सर सर हाँ हाँ बोलिए। एक और सर, सर जब हाँ ऑक्सीजन एल्वियोली के साथ डिफ्यूज करती है तो वो CO2 ही तो बनाती है। नहीं, CO2 कैसे बना लेगी भाई साहब? अरे तो सर बेवकूफ, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो बाहर एयर से आई है और वो ब्लड में डिफ्यूज हुई है। आगे बात समझ में? अब ये ऑक्सीजन पहुंच जाएगी हमारे टिश्यूज में, ध्यान से सुनना, हमारे टिश्यूज में और सेल्स तक पहुंच जाएगी, और वो जो ऑक्सीजन है वो काम आ जाएगी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। आगे बात समझ में? अब ग्लूकोज के ब्रेक, ये ग्लूकोज है, इक्वेशन दिख रही है कपिल? हेलो। हाँ हाँ ये सर। बेटा ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज ब्रेक होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये इसको ऑक्सीडाइज करके CO2 और वाटर रिलीज करेगा। अब ये जो CO2 रिलीज हुई है ना, ये वापस ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड में आने के बाद में फिर ब्लड के द्वारा लंग्स तक आएगी। आगे बात समझ में? यस सर। हाँ ठीक है ना, CO2 टिश्यूज और सेल से रिलीज होगी। ओके, और कोई स्टूडेंट? ठीक है, तो अपन बच्चों अब समझते हैं कि इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि पसलियों की मसल्स हैं, और रिब्स, और इसके अलावा डायफ्राम, इन तीनों का कैसे रोल होता है। बच्चों जब हम इनहेलेशन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाता है, तो थोरेसिक कैविटी जो है लंबाई में बढ़ जाती है। आगे बात समझ में? और जब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स बाहर की तरफ खींचती है, तो इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से रिब्स बाहर की तरफ फैलती है, और जो डायफ्राम है उसके कॉन्ट्रैक्शन से थोरेसिक कैविटी की लंबाई बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या है, अंदर का प्रेशर डाउन हो जाता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, और बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है। तो बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है एयर अंदर मूव करती है और वो पहुंच जाती है हमारे लंग्स तक। आगे बात समझ में? और जो ऑक्सीजन है डिफ्यूज हो जाती है, और जब इंटरकोस्टल मसल्स वापस रिलैक्स होती है और जो डायफ्राम है जब वापस रिलैक्स होता है तो डायफ्राम वापस से डॉन शेप हो जाता है, और जो रिब्स है वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। तो नॉर्मल स्टेट में जाने पर क्या होता है, वापस से जो है रिब्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में जाती है, और जो डायफ्राम है वो डॉन शेप हो जाता है। तो अंदर का जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस होने से अंदर का प्रेशर बढ़ता है, तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज होने पर क्या होता है, एयर को वापस से पुश लगता है, और जो एयर है वापस एक्सहेल कर दी जाती है। तो बच्चों ये ब्रीथिंग की मैकेनिज्म थी। पहला जो पार्ट बताया वो इनहेलेशन के बारे में था, और जो सेकंड पार्ट बताया था एक्सहेलेशन के बारे में था। तो बच्चों आज हम इस टॉपिक को इतना ही रखेंगे, यहाँ तक अब तक कोई भी प्रॉब्लम है
वो बता दीजिए। कल की क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। और बेटा आप टॉपिक्स को अच्छे से समझो, ध्यान से सुनो, आप अननेसेसरी आप जो है कंफ्यूज होते हो। ये सब हाउ मच टाइम, 5 मिनट, टॉपिक तो कवर हो गया। ओके बेटा, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू, गुड।